नाउ ध्यान से सुनना। कल एक बेसिक हमने किया था कि व्हाट इज अ सेल और ये क्या होता है और वो क्या होता है, ऐसे वैसे कुछ है ना। यही लिखा था कल अपन ने सेल के बारे में, माइक्रोस्कोप्स एंड ऑल वो हमने कर लिए थे कल। सो टुडे विल स्टार्ट विद द प्रॉपर चैप्टर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर में आता है तुम्हारा वो ये आता है बच्चे की सेल साइज। कल वाले से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेल साइज, व्हाट शुड बी द सेल साइज बच्चे? पंखे बंद कर दो ना बच्चे। व्हाट शुड बी द सेल साइज? बस what should be the cell size according to you? It should be bigger, it should be smaller. Smaller होना चाहिए। सेल बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? ढूंढ इसकी भी बटन ढूंढ। स्मॉलर कैसे होना, स्मॉलर क्यों होना चाहिए? पहले स्मॉलर क्यों होना चाहिए? सेल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम दोनों चीजों में ठीक हो, है ना। तुमने क्या बोला है कि सेल शुड बी स्मॉलर, सेल शुड नॉट बी बिगर, बिकॉज इफ द सेल इज स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन विल बी मोर। क्यों? सेल छोटे होने से वॉल्यूम कैसे बढ़ गई यार? कम हो गई मेरे ख्याल में तो। तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम लगाओ दिमाग। सेल छोटा हो रहा है, तुम कह रहे हो वॉल्यूम बढ़ रही है। क्यों? हाँ, सरफेस एरिया बोल सकते हो, वॉल्यूम बढ़ेगी। हाँ, ये भी बात भी है, सरफेस एरिया क्यों? चलो एक मैं ना तुम्हें एक थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। एक प्रॉब्लम आ गई यार आज घर पे। मैंने घर पे एक पेंटर बुलाया। पेंटर बुलाया था 10 एक दिन पहले। एक डब्बा दिखाया उसे, मैंने कहा यार इस बॉक्स को पेंट करना है। इस बॉक्स को क्या करना है? पेंट करना है। 10 10 10 और 10, ठीक है। ये डायमेंशन थी, उसने नोट कर लिया, सब कर लिया। 1 घंटे बाद जब वो आया ना, तो मेरी वाइफ ने क्या किया, इस डब्बे के 2 हिस्से कर दिए। ठीक है। प्रिंटर गुस्सा हो गया, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैंने कहा यार आधे आधे ही तो किया है डब्बे को, तू ऐसे क्यों गुस्सा हो रहा है? सही गुस्सा हो रहा था या वो वैसे ही ड्रामे किए जा रहा था? सही गुस्सा हो रहा था। क्यों? क्यों ज्यादा यूज होगा? पहले 1 डब्बा था, उसके 2 ही तो किए। साइज बढ़ गई। लगाओ दिमाग यार, कमाल होगी। चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। 10, ये साइड कितनी रह गई? 5, ये भी 5, ये 10, ये 10 5 10 5, टोटल करो। 10 5 30, ये भी कितनी हो गई? टोटल कितना हो गया? पैसे कितने की बात हुई थी? 10 10 10 और 10। सरफेस एरिया क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। सरफेस एरिया क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। अगर मैं इसको यहां से भी डिवाइड कर दूं, क्या हो गया? अब क्या बनेगा बोलो? क्या साइज बनेगा अब? 5 5 5 और 5 कितना हो गया? 20 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये कितना हो गया टोटल? 80। कितना हो गया टोटल? 80। तो कहने का मतलब ये है यार कि अगर एक सिंगल सेल होता तो उसके पास सिर्फ ये दीवारें होती एब्जॉर्ब करने के लिए। इस सेल को तुमने ऐसे डिवाइड कर दिया तो अब नंबर ऑफ वॉल्स क्या हो गई? ज्यादा, है ना। एक सेल, ये रूम सिर्फ यहां से पेंट करना है, बीच में दीवार कर दी तो पेंट क्या लगेगा? ज्यादा। सेल को बड़े से छोटे में कर दिया डिवाइड तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी? ज्यादा। फंक्शनिंग क्या होगी? अच्छे से होगी। दूसरा बात करनी है जैसे, है ना,
मान लो आपके पास बहुत बड़ा घर है, मैनेज करना आसान है या मुश्किल? बड़े घर को मैनेज करना आसान है या मुश्किल? मुश्किल। छोटे घर को मैनेज करना आसान। क्यों? कम्युनिकेशन बड़ा इजी होता है ना। मान लो आप इस क्लास में बैठे हो, मैं कहूंगा हाँ जी बच्चे बताओ ये क्या होता है, इनसे पूछ लिया उनसे पूछ लिया। जो बच्चा मुझसे दूर है उसके पास इंफॉर्मेशन भेजने के लिए क्या लगेगा बच्चे? टाइम। डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। टाइम ज्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी कम। तो पहला पॉइंट लिखो, लिखो वाई सेल सो स्मॉल, सेल साइज में लिखो। क्वेश्चन है आपका वाई सेल सो स्मॉल। वो आए क्यों नहीं बच्चे साथ में आपके? जो बाहर गए हुए कल बैठे थे यहाँ पे। अच्छा, वाई सेल सो स्मॉल, वाई सेल सो स्मॉल क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? पहला पॉइंट क्या है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस surface area, it increases surface area, hence more absorption and better functioning, hence more absorption and better functioning, hence more absorption and better functioning। बात समझ आ गई बच्चे? ठीक है। अब कहानी आती है तुम्हारी जिसकी बात तुम कर रहे हो, वॉल्यूम। बच्चे वॉल्यूम तो लगभग क्या रहती है? सेम। वॉल्यूम तो क्या रहती है? लगभग सेम। सरफेस एरिया बढ़ने से वॉल्यूम नहीं बढ़ती है, लेकिन एक होता है कि देखो पहले इतनी वॉल्यूम में सरफेस एरिया अपना कितना था? 40। उतनी ही वॉल्यूम में सरफेस एरिया क्या हो गया? 60। फिर कितना हो गया? 80। तो है ना सरफेस एरिया, ये लिखना नहीं है वैसे ही बता रहा हूं, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम एक रेशियो होता है। क्या होता है? एक रेशियो होता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है। वॉल्यूम नहीं बढ़ती है, वॉल्यूम क्या रहती है? सेम। क्या बढ़ता है? सरफेस एरिया, क्योंकि सेल सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या करेगा? ज्यादा। तो सेल छोटे हो रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है? बढ़ता, क्योंकि हमने उतनी ही जगह पे सेल्स क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, कम्युनिकेशन विद इन द सेल बिकम्स इजी, कम्युनिकेशन इन द सेल बिकम्स easier, communication within the cell becomes easier, communication और communication with क्या लिखा है? communication in the cell, in the cell को अंडरलाइन करके और in the cell को अंडरलाइन करके ऊपर एक और लिख लो सेल टू सेल, है ना। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो चाहे कम्युनिकेशन इन द सेल हो, बिकम्स इजियर बच्चे। ठीक है भाई, न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन को कोई मैसेज देना तो ये सेल मेम्ब्रेन पड़ी रही, दूर हुई तो मुश्किल हो गया। अच्छा वैसे बताओ, एक सेल से बॉडी बनती ज्यादा ठीक नहीं था? इतने सारे सेल्स क्यों बनाए? इतने सारे सेल्स, इतनी सारी मैनेजमेंट, इतने न्यूक्लियस, इतने माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों? एक भी तो हो सकता था। कैसे कम हो जाती? अच्छा ये दूरी वाला कंसेप्ट, और कोई रीजन एक सेल ना बनाने का? मेरे स्किन में हजारों सेल्स है, सिंगल सेल भी तो हो सकता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो सारी बॉडी क्या हो जाती? खत्म। अब हजारों सेल है, क्या बात हो गई? अच्छा इतने दुखी क्यों? तो सीधा बैठ यार, 9th में है तू, मेरे जैसे 50-55 साल का हो फिर तो तू ऐसे ये होके बैठ जाए। ओके सुनो, एक सेल होता तो वो सेल अगर डैमेज हो जाता, मर जाता, कुछ हो जाता तो पूरी बॉडी खत्म हो जाती। इसीलिए बैक्टीरिया को मारना बहुत इजी है, क्योंकि वो किससे बना है बच्चे? सिंगल सेल से। किससे बना है? सिंगल सेल से। क्यों? सिंगल सेल है, जल्दी मर जाएगा बच्चा। और बड़े ऑर्गेनिज्म को मारना मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। सेल्स लगातार क्या होते रहते हैं बच्चे? डिवाइड, 1 से 2, 2 से 4, जितने बन रहे हैं उसी टाइम पे कुछ सेल्स क्या हो रहे हैं बच्चे? मर भी रहे हैं। तुम्हारी एज में नंबर ऑफ सेल जो डिवाइड हो रहे हैं वो क्या है? ज्यादा। सेल्स विच आर डाइंग आर लेस। तो तुम्हारी क्या होती जा रही है? बॉडी ग्रो करती जा रही है। योर बॉडी इज ग्रोइंग बिकॉज
number of cells which are dividing are more and number of cells which are dying are less. ठीक है, मेरी बॉडी, संदीप सर की बॉडी, हम उस पीरियड पे आ गए हैं जब हम सिर्फ मोटे या पतले हो सकते हैं, हमारी बॉडी वैसे ग्रोथ नहीं कर रही है, हमारा दिमाग कोई अब ग्रोथ नहीं करेगा, जो हो गई। अब क्या कंडीशन आ गई कि हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एंड नंबर ऑफ सेल डेथ बोथ आर कंप्लीटली इक्वल, बोथ आर कंप्लीटली, समझ आ गई, दोनों बिल्कुल क्या चल रही है बच्चे, बराबर चल रही है, पैरेलल चल रही है। अब इसके बाद जो हमारी उम्र आएगी उसमें नंबर ऑफ सेल डिविजन्स क्या हो जाएंगी, कम, सेल डेथ क्या हो जाएंगी, ज्यादा। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल डेथ क्या हो जाएंगी बच्चे, ज्यादा। जैसे जैसे सेल डेथ ज्यादा हुई, इंसान किसकी तरफ जाने लगेगा, डेथ की तरफ, ओल्ड एज की तरफ। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, कोई तुमसे पूछे ना क्या तुम्हारे सेल्स डाई कर रहे हैं अभी भी, बोलो यस, बट द डिवाइडिंग वंस आर मोर, डिवाइडिंग वंस आर मोर। ओके, सबसे बच्चे आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे कि बेटा कौन, बैक्टीरिया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, अमीबा बच्चे, पैरामीशियम और कुछ है ना। फिर उसके बाद होते हैं आपके पास फ्यू सेल्ड, फ्यू सेल्ड में बच्चे जैसे आपके पास कुछ फंजाइज होते हैं बच्चे जो फ्यू सेल्ड होते हैं। देन यू हैव बच्चे मल्टी सेलुलर, है ना, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन। वैसे एनिमल और ह्यूमन एक ही बात है, तुम हो, मैं तो नहीं हूं, खुद को एनिमल ही मानते हो, चलो मानते हो बच्चे, मैं तो नहीं मानता, तुम मेरा नाम ही जानवर रख दोगे ना फिर। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लिख लो, लिख लो। यूनिसेलुलर ये होते हैं, फ्यू सेल्ड फंजाई होती है, मल्टी सेलुलर में एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। हाँ जी, आ सकते हैं, पैरामीशियम भी आ सकता है। यीस्ट वैसे है ना फ्यू सेल्ड में आएगा बच्चे, यीस्ट फ्यू सेल्ड में आएगा, ठीक है। फ्यू सेल का मतलब ये एक दो सेल हो गए, चार सेल इकट्ठे हो गए ना। ओके, उसके बाद आते हैं बच्चे सेल की शेप, सेल की शेप। ओके, इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, बट आप लोग इसको क्या नाम बोलोगे, एरिथ्रोसाइट्स, याद रखना बच्चे, यू विल टेक दिस नेम, ठीक है, आदत डालो, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, बोलना आसान है, बट व्हाट इज द मेन थिंग, ये नाम क्या बोलना चाहिए आपने, एरिथ्रोसाइट्स बच्चे। इसकी शेप होती है बेटा बाइकनकेव, डिस्क लाइक शेप, ऐसा कुछ होता है, ये बीच में से ऐसे पतले होते हैं ताकि ये इजीली क्या कर सके, मुड़ सके, क्या कर सके, मुड़ सके, बाइकनकेव। देन यू हैव बच्चे WBCs, व्हाट आर WBCs कॉल्ड, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इनकी शेप होती है बच्चे इररेगुलर, लेकिन इस शेप को क्या बोलते हैं आप, ये किस जैसा बन गया, अमीबा, तो शेप का नाम ही यही रख दिया, अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप बच्चे, ठीक है। कई बार यार पूछ लेते हैं, आरबीसीज बाइकनकेव शेप, WBCs अमीबॉइड शेप, नर्व सेल्स बनाए थे पिछली बार, यस सर, याद है कुछ, कौन से वाले थे, ये वाले, सितारा बना के और ये लंबी पूंछ बना दी थी। नर्व सेल कौन से बच्चे, ये लॉन्ग सेल्स, नर्व सेल्स लॉन्ग सेल्स, नर्व सेल्स लॉन्ग सेल्स। पोलन ग्रेन पढ़े थे पिछली बार, पोलन्स, पोलन, स्टिग्मा, कुछ पॉलिनेशन, स्टाइल, फिलामेंट पढ़े होंगे। पोलन की शेप लिख लो वैसे, पोलन ग्रेन्स, cell with spikes, cell with spikes बच्चे।
ये वाला बच्चे, ठीक है। ये जो शेप होती है ये किसकी शेप होती है बच्चे? पोलन ग्रेन्स की, ठीक है। किसकी शेप होती है ये? पोलन ग्रेन्स की, सेल विद स्पाइक्स बच्चे, ठीक है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ऐसे तो यार देखो हजारों तरह के सेल्स होते हैं, बट वैसे थोड़ा थोड़ा आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? नर्व सेल, ठीक है। कौन सा होगा? नर्व सेल। और स्मॉल सेल्स में बात करें तो आपके आरबीसीज है, फिर रेड ब्लड सेल्स आपके सबसे छोटे होंगे, ठीक है। एरिथ्रोसाइट, सॉरी, ठीक है बच्चे। बैक्टीरिया भी है छोटा, बट वो ये कि आरबीसीज और, ठीक है बच्चे। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े अब। चलो अब आते हैं बेटा, आप प्रॉपर आते हैं किस पे? एक सेल की स्टडी पे। चलो, जब आप एक सेल की स्टडी को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट किससे करोगे? बाहर वाली दीवार से, ठीक है जी। सबसे पहले सेल की जो आउटर वॉल है उसको बोलते हो आप सेल वॉल। विल डू ऑल सेल ऑर्गेनेल्स वन बाय वन, ठीक है। सेल वॉल लिखते रहा करो, कोई चक्कर नहीं है। मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन यार पूरा समझना जरूरी हो जाता है ताकि घर जाके प्रैक्टिस करो। यहाँ तो यार साथ में सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हो तो कोई इश्यू नहीं। ओके, सेल वॉल किस सेल में होती है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में? प्लांट या एनिमल? प्लांट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट सेल का? प्लांट सेल की शेप फिक्स होती है, इट डज नॉट चेंज। प्लांट सेल इज वेरी हार्ड क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए। क्या चाहिए उसे? प्रोटेक्शन, है ना। किससे? जैसे मैंने ऐसे किया तो ये बचा लेंगे खुद को। प्लांट को मैं ऐसे करता रहूं, प्लांट करेगा ऐसे? नहीं करेगा। और प्लांट ने अगर ऐसे कर दिया तो फिर तुम्हारी क्या हालत होने वाली है तुम्हें भी पता। तो प्लांट को क्या चाहिए? हार्डनेस चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। सो व्हाट इज सेल वॉल बच्चे? इट इज वेरी रिजिड एंड इट इज व्हाट? इट इज नॉन लिविंग। मुर्दा भी नहीं है ये, मुर्दा मतलब डेड। इट इज नॉन लिविंग, रिजिड है और क्या है? नॉन लिविंग है। किससे बनी हुई है बच्चे ये? सेलुलोज। किससे बनी हुई है? सेलुलोज एक ऐसा, जैसे मतलब ये हायर शुगर होता है, बट ये क्या करता है? एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर। सेलुलोज बहुत पानी एब्जॉर्ब करता है। जो भी आप सैलड खाते हो ना बच्चे, दलिया, सैलड, ओट्स, ये सब चीजें बहुत पानी एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए ओट्स खाने के बाद एक बार प्यास लगती है। जितने तुम वेजिटेबल्स और सैलड ज्यादा खाते हो प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि ये बहुत पानी एब्जॉर्ब करता है। बॉडी के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है। चलो दोबारा आते हैं सेल वॉल पे। रिजिड है तो क्या प्रोवाइड करती होगी सेल को बेटा? बोलो, रिजिडिटी। रिजिडिटी के साथ क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। और ज्यादा कोई काम नहीं है इसका। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन, ठीक है। एक चीज मिस हो गई, सेल वॉल इज फ्रीली मतलब सेल वॉल के अंदर बड़े बड़े होल्स है, सही गलत? उसके अंदर से कोई भी पास कर सकता है, ठीक है। बेटा आपका नाम युग प्रतीक ना? युग प्रतीक, अगर इस दीवार में मैं बड़े बड़े होल्स कर दूं तो ये क्या फिर रिजिड रहेगी दीवार? यस और नो? अगर दीवार में बड़े बड़े होल्स कर दे तो क्या वो रिजिड रहेगी? फिर ये तो रहेगी यार, मटेरियल तो रिजिड ही रहेगा। इसमें मैंने गेट निकाल दिया, खिड़की निकाल दी, यहाँ एक और विंडो निकाल दूं, यहाँ एग्जॉस्ट निकाल दूं, दीवार तो क्या रहेगी? रिजिड ही रहेगी। दीवार क्या रहेगी? रिजिड रहेगी, ठीक है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इतने बड़े बड़े होल्स है फिर रिजिड कैसे है? रिजिड नहीं होगी भाई, नॉन रिजिड है। इट इज रिजिड, इट हैज बिग स्पेसेस थ्रू विच कोई भी अंदर आए और कोई भी बाहर जाए, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? प्रोटेक्ट। सेल को क्या दे रही है? अच्छा, प्रोटेक्शन। और क्या देती है सेल को बच्चे? शेप। कौन से सेल को? प्लांट्स। एनिमल सेल को नहीं, प्लांट सेल, ठीक है। चलो अगला आता है बच्चे, सेल वॉल के अंदर कौन आता है फिर? सेल मेम्ब्रेन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फंक्शंस है बच्चे।
बेटा ओके। सेल मेम्ब्रेन जिंदा, मुर्दा, डेड, क्या नॉन लिविंग, क्या लिखोगे? लिविंग बच्चे, इट इज लिविंग, जिंदा है ये। किससे बनी हुई है बच्चे? ये लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड इट इज सेमी, एक और वर्ड यूज तो सिलेक्टिवली, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, सेमी परमिएबल है तो मींस इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट या स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना, सॉल्वेंट या फिर स्मॉलर। ये लिखवाता हूं मैं एक बार। किससे बनी है बच्चे? ये लिपोप्रोटीन्स, एक मटेरियल है। जैसे वो किससे बनी थी? सेलुलोज, ये लिपोप्रोटीन्स। दैट वाज नॉन लिविंग, दिस इज लिविंग। दैट वाज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिपो। दैट वाज फ्रीली परमिएबल, दिस इज सेमी परमिएबल। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो पहला फंक्शन लिखो इसका, सेमी परमिएबल सो अलाउज ओनली solute allows only solvent or small solute molecules to pass. So allows only solvent or small solute molecules to pass in the cell, or solvent or small solute molecules to pass in the cell. ठीक है बच्चे? अच्छा, जब ये काम करता है तो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है या नहीं करता ये? हाँ, तो लिख लो, कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस in or out of the cell. Controls entry and exit of substances in and out of the cell. Controls entry and exit of substances in and out of the cell. ठीक है बच्चे? अच्छा, आपके हिसाब से क्या ये मैकेनिकल सपोर्ट देती होगी? रिजिड तो है नहीं, रिजिड नहीं है, लेकिन क्या ये सपोर्ट देती होगी? एग्जाम्पल देता हूं, बलून के अंदर पानी भर लिया आपने, क्या बलून की बाहर वाली दीवार पानी को सपोर्ट करती है? रिजिड नहीं है तो भी करती है ना। तो लिखो, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, उतना नहीं जितना सेल वॉल करती थी, बट करती है ये, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, प्रोवाइड्स, हाँ जी, नाम है इसका, सेल मेम्ब्रेन लिखो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखो, एक ही बात। ठीक है बच्चे, क्लियर? प्रॉब्लम, दिक्कत कोई नहीं? आगे बढ़े? ठीक है बच्चे, आगे फिर सेल के सेंटर से ही चले, ब्रेन से चलाना शुरू करते हैं ना सेल को। पहले कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? न्यूक्लियस। लिखो टॉपिक न्यूक्लियस, टॉपिक लिखो न्यूक्लियस। दूसरा नाम क्या है बेटा न्यूक्लियस का? बोलो, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या नाम है न्यूक्लियस का? ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, लिख लो फिर नाम, ब्रेन ऑफ द सेल। कहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस बच्चे? पक्का? तो लोकेशन भी लिख लो, सेंटर ऑफ द सेल। लोकेशन भी लिख लो, सेंटर ऑफ द सेल। लिख ली लोकेशन? पक्का? सेंटर ऑफ द सेल बच्चे, सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? आप न्यूक्लियस का बनाएंगे डायग्राम। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो सेंटर में कौन है इसके? न्यूक्लियोलस। साइड वाली दीवार कौन सी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें छोटे छोटे क्या है बच्चे? होल्स। तुम 3D इमेजिन करा करो चीजों को, तुम्हें ये नहीं सोचना कि जो आप डायग्राम बनाएंगे न्यूक्लियस ऐसा है। न्यूक्लियस तो गोल है, बॉल की तरह है, छोटे छोटे उसमें क्या है? क्या बोलते हैं उनको? न्यूक्लियर
पोर्स। बाहर वाली दीवार को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेंटर में एक और है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। जो सारा वाटर सा है सारी तरफ, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्मा। ध्यान से बनाओ बच्चे डायग्राम, स्टार्ट करो डायग्राम बनाना बच्चे। बाहर वाली दीवारें 1 2 एंड 3। लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है, ये फ्री हैंड होना चाहिए, ये हरकतें नहीं करनी है। सुनो, दिस इज नॉट डायग्राम ड्राइंग बच्चे, सिंगल स्ट्रोक बनना चाहिए, गलत या सही। और ये सोचना न्यूक्लियस बना रहे हो तो कल को अगर तुम्हारा न्यूक्लियस ऐसा हो जाए तो शरीर को शर्म ना महसूस हो कि मेरा न्यूक्लियस ऐसा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? सही तो बनाया था अमृत। चल, इसके बाद तुम्हें 2D नहीं, तुम्हें क्या सोचना है? न्यूक्लियस ऐसा नहीं है दिखने में, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है बच्चे? एक सर्कुलर बॉडी है, हम सिर्फ सामने से जैसे दिखाई दे रहा है वैसा बना रहे। ठीक है बच्चे, सेंटर में क्या बनाना है? डबल लेयर सेंटर में वो। ठीक है बच्चे, ओके। अब ध्यान से है ना, ये वाली चीजें देखो, ऐसे कहीं भी कुछ बुक्स में ऐसे मिलेगा तुम्हें, या टीचर भी ऐसे करा देगा कुछ। ठीक है, चाहे ये बना लो चाहे वो बना लो, वो ज्यादा बेटर है बच्चे। ठीक है, इसे हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस समझ आ गया ना थोड़ा सा कैसे है बच्चे, ये है ना? क्लियर तो हो गया, ओके। उसके बाद आप करते हैं बच्चे लेबलिंग। जब भी आप कभी लेबलिंग करते हो तो ध्यान रखना है लेबलिंग सीधी होनी चाहिए, है ना? अब 9th में होगे, आईसीएसई के पेपर दोगे, ऐसे नहीं लिखनी है लेबलिंग। ऐसे ऐसे लेबलिंग लिखोगे तो यार टीचर ऐसे पढ़ेगा? टीचर तो चाहता है ना भी सीधी एक लाइन में लिखी जाए बच्चे। तो कैसे लेबलिंग करनी है? मान लो ये, तो ध्यान से सुनो, जिसको लेबल कर रहे हो उस पे एरो, और इधर लिखोगे उसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ट्राई करो जितनी लेबलिंग्स एक साइड हो सके उतना ही बेटर रहता है। ये जो होल है इसको बोलते हो आप न्यूक्लियर पोर। सेंटर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। जो ये वाले धागे से हैं इनको बोलते हैं हम क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, एक लेबलिंग रह गई, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, इसमें वो रह गए यार, आवाज ही नहीं आती, तुम डॉट्स लगा रहे हो। हम तो जब टीचर कहता है डॉट लगा तो टक 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 टक, टीचर कहता है व्हाट आर यू डूइंग, हम कहते सर व्हाट कैन वी डू, वी हैव टू पुट दिस डॉट्स। हाँ, गुड, पता चलने लग गया ना कौन कौन शरारती है क्लास में। हाँ जी, क्लियर है बेटा? चलो, जो ये बीच में डॉट या जो भी लिक्विड टाइप आपने बनाया है इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्मा या प्लाज्म, कुछ मर्जी बोल दो, मर्जी है तुम्हारी। न्यूक्लियो प्लाज्मा भी सही है, न्यूक्लियो प्लाज्म भी सही है। गगन चंडीगढ़ पढ़ने लगे आप तो बठिंडा हेल्प यू। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत जी नहीं, प्रॉब्लम? बढ़े आगे। किसका डायग्राम है ये? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन ऑफ द सेल। क्या काम करता होगा ये? कंट्रोल्स द ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेलीज। लिख लो फिर, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेलीज। कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेलीज। घर का पैसा कहाँ रखते हो?
सबसे सेफ जगह पे या कहीं भी? बैंक में। अरे नहीं लूटने आ रहे यार हम लोग, कमाल हो गई बच्चे। वैसे घर में पैसे सामान कहाँ रखते हो? लॉकर में, सबसे सेफ घर के सेंटर में। ऐसे तो नहीं है कि बाहर वाले कमरे में रखा हो यार वहां पे, नहीं ना। तुम्हारे सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी कहां होगी? न्यूक्लियस में। कहां होगी? और न्यूक्लियस में किसमें? क्रोमेटिन फाइबर। तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज डीएनए। क्या बच्चे? डीएनए। तुम कैसे दिखोगे? तुम्हारे दो आंखें होंगी, दो हाथ होंगे, दो लात होगी, तुम्हारे बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? तुम्हारा डीएनए। हमारा डीएनए किससे बना है? हमारे मम्मा से और हमारे पापा से। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम में आ गए और हमारा डीएनए बन गया। अब आगे हमारे बच्चों में अपना डीएनए जाएगा, तो ऐसे डीएनए मिक्सअप होता रहेगा और आगे से आगे नए नए इंडिविजुअल्स बनते रहेंगे। लेकिन सबके हाथ और पैर क्या होंगे? दो दो ही होंगे। समझ आ गई? तो देखो, वैसे तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन वो किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो कभी कोई दो तीन फंक्शन बोल दे तो आप लिख सकते हो। मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। ये रहा न्यूक्लियोलस। कौन? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स। मैं लिखवाऊंगा बच्चे। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। मैम, राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? तुम्हारी बॉडी में, सेल में कुछ भी बनना है तो उसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? गेम खेलते हो ना, कोई भी गेम खेल लो, उसमें कॉइन्स होते हैं, पैसे से खरीदने पड़ते हैं ना। पैसे से तो गेम आगे नहीं बढ़ेगी। पैसे से क्या खरीदने पड़ेंगे? कॉइन्स, लाइफ्स, टाइम। तो ऐसे ही तुम्हारे सेल में कुछ भी बनना है वो किससे बनेगा? प्रोटीन से। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। हमारे एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से। हमारे सलाइवा किससे बनता है? प्रोटीन से। डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन से, इंटेस्टाइनल जूस प्रोटीन से, हॉर्मोन्स प्रोटीन से, एंजाइम्स प्रोटीन से, XYZ कुछ भी प्रोटीन से। वो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो कहां होते हैं बच्चे? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस। ठीक है, एक बार न्यूक्लियस का तो इतना ही है। अगला लिखो, न्यूक्लियस का पार्ट लिख लो। नंबर ए, न्यूक्लियोलस। नंबर ए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। सही है? न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ द सेल और उस न्यूक्लियस के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियोलस। तो इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। घर वाले कहते हैं ना, मेरा राजा बेटा, ये बेटा, वो बेटा, ऐसे वैसे, बिटिया रानी, और वो जो भी नाम रखते हैं तुम्हारा। क्या लिखा है? न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। समझ आ गई? दूसरा नाम है ये, लिख लो, न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स। प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स which produce proteins. Produces ribosomes which produce proteins. ठीक है बच्चे? Produces ribosomes which produce proteins. या synthesize एक better word होता है ना, synthesize थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, synthesize protein. Ribosomes synthesize protein बच्चे। ठीक है, क्लियर है? दूसरा पार्ट कौन सा है? क्रोमेटिन फाइबर। लिखो बी, क्रोमेटिन फाइबर। ध्यान से सुनना, क्रोमेटिन फाइबर ये धागे जैसी चीजें होती है न्यूक्लियस के अंदर। इनमें तुम्हारा डीएनए स्टोर होता है। 10th में सब कुछ ठीक रहा, तुम लोग 10th में चले गए अगले साल, तो 10th में आपका पहला चैप्टर ये है इस क्रोमोसोम के बारे में। तब आप पढ़ेंगे कि ये जो धागा मैंने बनाया है इसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन सेल में ये धागे ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमें ये दिखाई नहीं देते। हमने मार्क किया है क्रोमेटिन फाइबर्स, बट ये क्रोमेटिन फाइबर अपने को दिखाई नहीं देते। बात क्लियर होगी? चलो,
मान लो मैं एक सेल हूं, मुझे डिवाइड होके एक से कितने होना है? 2। एक से कितना होना है बच्चे? सरदार जी सुन लो, एक से कितना होना है अपने? 2 होना है। मैं एक से 2 तभी होऊंगा जब मेरे अंदर जितना डीएनए है उतना ही डीएनए उसके अंदर भी जाए। बात तो तभी बनेगी ना। अमीबा जब डिवाइड होता था तो उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता था? बड़ा। मुझे डिवाइड होना है तो मेरा जो डीएनए है वो क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए, फोटोकॉपी हो जानी चाहिए। मैं ओरिजिनल रख लूंगा, फोटोकॉपी उसको दे दूंगा, यही होगा ना। मेरा जितना भी डीएनए का मटेरियल है वो क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। मेरे क्रोमेटिन फाइबर भी क्या हो जाने चाहिए? डबल होने जाने चाहिए। ह्यूमन में क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम्स होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। ये धागे दिखाई नहीं देते, ध्यान से सुन लो, मैं सारा लिखवा दूंगा बच्चे। क्रोमेटिन फाइबर थे, जैसे ही सेल डिवीजन के पास आया, मतलब सेल जवान हो गया, सेल को अब आगे डिवाइड होके एक से कितना बनना है? 2 बनना है। जैसे ही सेल को डिवाइड होना है, ये वाला जो धागा है ये ऐसे कॉइल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? ऐसे कॉइल हो जाता है। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। कुछ नहीं लिखना तुम्हें, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म। यहां था क्रोमेटिन फाइबर, अब बन गया ये क्रोमोसोम। क्या बन गया ये? क्रोमोसोम। मतलब धागा था तो क्रोमेटिन फाइबर था, जब इकट्ठा कर लिया तो क्या बन गया? क्रोमोसोम्स। इसमें भी डीएनए, इसमें भी डीएनए। एक चुटकी बजेगी और ये क्रोमोसोम एक से कितने हो जाएंगे बच्चे? बोलो, एक से कितने हो जाएंगे? 2। कैसे होंगे? अगले साल पढ़ेंगे। एक सेल में जाएगा, दूसरा दूसरे सेल, या एक वहीं रह जाएगा, दूसरा नई सेल में जाएगा। तो हमें कौन दिखता है? क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। मान लो एक पतला धागा लेके मैं इस पूरे कमरे में वो धागा लगा देता हूं, लगा दिया, दिखेगा वो तुम्हें? उसी धागे को मैं इकट्ठा करके इतना सा बना लेता हूं, दिखेगा? तो जब उस धागे को इकट्ठा कर दिया वो क्या है? क्रोमोसोम। जब वो धागा था तो वो क्या था? क्रोमेटिन फाइबर। इतना ही फर्क है, चीजें सब कुछ क्या है? सेम। अच्छा, वो धागा इकट्ठा कब होगा? जब सेल क्या करने वाला होगा? डिवाइड। सेल डिवाइड हो गया, वो जो इकट्ठा हुआ है वो फिर से क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। समझ आ गई? तो क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन पे क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। उसके बाद क्या बन जाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। फिर क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। और ऐसे चीजें चलती रहती है। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनमोल जी क्लियर है बेटा? ओके, तो लिखो बच्चे इसका फंक्शन। कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ब्रैकेट में लिखो, कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटीरियल and hereditary information. Consist of genetic material and hereditary information. क्रोमेटिन फाइबर का लिखा रहा हूं। consist of genetic material and hereditary information, है ना? मेरे बाप दादा से, सॉरी पापा दादा से जो भी मिलेगी इंफॉर्मेशन वो क्या है? वो क्या है? मुझे आगे मिलेगी। वो यार 6-7 मिलियन लोग देख रहे हैं ना, फिर ऐसे गलत बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, तुम लोगों ने नहीं किया अभी तक? जाओ, ओके ठीक है। डीएनए है? अरे नहीं यार, 150 लोग हैं। डाईऑक्सी, हाँ जी फुल फॉर्म बोलो इसकी। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी नहीं कहना, राइबो को रिबो नहीं कहना है। और एक मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है जो इस वर्ड को गलत बोलते हैं। क्या है ये? व्हाट इज दिस? हर्ट। तो ये क्या है फिर? चांटा पड़ेगा अगर इसको हर्ट बोलोगे। दिस इज हार्ट। व्हाट इज दिस? पता नहीं क्या होता जा रहा है सेंट जोसेफ के बच्चों को, हर कोई आगे कहता है हर्ट हर्ट हर्ट। इट्स नॉट हर्ट, इट्स हार्ट। ये क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक कौन है बच्चे? ये डीएनए। कौन है ये? डीएनए। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़े, चलो। उसके बाद बच्चे आपके पास क्रोमेटिन फाइबर हो गए, उनमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन है, पोर्स वैसे ही वो जगह है बीच में। न्यूक्लियोप्लाज्मा का कुछ ज्यादा रोल नहीं है, बस इतना ही था अपने पास।
बस, ठीक है। अगला लिखो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया, अगला लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं आता बच्चे, ये वैसे ग्राउंड मटेरियल है ये बस। क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम बनाओ बच्चे, एलिप्टिकल बनाओ ऐसे एक। यूज कर ले बेटा पेपर, इतना क्या कंजूसी कर रहे हो? थोड़ा सा बड़ा बना लो बच्चे, वो दिखेगा नहीं फिर, है ना प्रॉपर। थोड़ा सा बड़ा बस, हाँ इतना बड़ा बना लो, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब ये अंदर वाली दीवार ध्यान से देख लो। मैं फिर से कह रहा हूं, संदीप सर जो डायग्राम कह रहे हैं वो सही है, कोई बहसबाजी किसी के साथ नहीं करनी है कभी, ठीक है। वो भी भला चाहते हैं तुम्हारा। कई बार सर कह देते हैं बुक वाला सेम लिखना है, सेम बनाना है, या मैं जो दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। बना लिए ये। उसके बाद जो अंदर वाली दीवार है उस पे ये डॉट्स लगा दो। जहां भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनली में ये डॉट्स लगे हुए हैं, मान लो उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चे? राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स खुद क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। बाय हुम? बाय राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स बनाए किसने थे? न्यूक्लियोलस ने। वेरी गुड, ठीक है। बीच में सब्सटेंस डाल दो। कुछ कुछ नाम तो याद हो गए, लोकेश्वरी, केशा, वरिंदर, सॉरी, अपर्णा, अवनीत, जसप्रीत, सुपन, उसका नाम तो लेना ही नहीं है, कन्वल, मिष्टी, तन्मय, हर्षवीर, हिरवनजोत, समर, प्रतीक, युग प्रतीक, अनमोल। चलो आगे बढ़ते हैं, दोबारा पूछते हैं फिर। ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी बच्चे? आउटर मेम्ब्रेन। और ये ग्रीन वाली कौन सी हो गई? इनर मेम्ब्रेन। देखो बच्चे, अलग अलग बुक्स में डायग्राम्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी जो सर कह रहे हैं वो बना लो, बाकी सही दोनों है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ओके। उसके बाद ध्यान से सुनना इधर, ये जो फोल्ड है ना, ये फोल्ड इनर मेम्ब्रेन के, ये जो फोल्ड पड़े हुए हैं ऐसे, सिलवटें पड़ी हुई है, इनको बोलते हैं बच्चे क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टे। देख लो ध्यान से, फोल्ड्स को मार्क करना है क्रिस्टे। किसी भी फोल्ड को मार्क कर दो जो तुम्हें ठीक लगता है। फोल्ड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। बेटा इसी की बात की थी मैंने, लोकेशन। ये सीधे लिखा करो, ठीक है, गलत नहीं है बट कोशिश किया करो इन्हें सीधे लिखने। ओके। उसके बाद बच्चे जो इनर सब्सटेंस है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये रेड जो डॉट है इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। किसका डायग्राम है बच्चे? ये माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका डायग्राम है ये? माइटोकॉन्ड्रिया का। वो राइबोसोम्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, मैट्रिक्स, ठीक है, हो गया। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम? लिख दो फिर, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये फंक्शन नहीं है, दिस इज अ नेम। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस इज नॉट अ फंक्शन। मुंह उठा के कहीं लिखा ना पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ठीक है, क्रॉस भी पड़ेगा और चांटा भी पड़ेगा। क्या है इसका फंक्शन? प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोड्यूसेस एनर्जी, लिख लो फंक्शन, प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, adenosine triphosphate, produces energy in the form of ATP, adenosine triphosphate। सर जो आप फंक्शन दिखा रहे
सर यही लिखने एग्जाम में। हाँ हाँ हाँ, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार फंक्शन में इसीलिए कह रहा हूँ ना, किसी चीज को रटो मत। तुम्हें पता है ना भाई एनर्जी बनाता है, आप इसको चाहे दूसरी वे में लिख दो, प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल, सेल ऑर्गेनली विच प्रोड्यूस। बात तो क्या आनी है बच्चे, हर एक में सेम ही आनी है। अच्छा दूसरा इसका फंक्शन और होता है, वो लिख लो, प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेशन के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए उसे कौन बनाता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन समझते हो ना, एक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज छोड़ के, हाँ जो भी आप एनर्जी बनाते हो प्रोसेस, उसको क्या बोलते हो? रेस्पिरेशन। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम है तो बताइए। इसमें किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देता है सेल को? एनर्जी। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पास भी डीएनए होता है, तो कहीं थोड़ा छोटा सा लिख लो नोट जैसे, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन, हाँ जी, हैज इट्स ओन डीएनए। इसको न्यूक्लियस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो जब भी सेल डिवाइड होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होता है, क्योंकि यार जाते ही क्या चाहिए उसे? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना सेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, डेड है वो तो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के साथ ही डिवाइड हो जाता है, बल्कि सेल से पहले ही हो जाता है, डबल हो जाते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया के कितने हो जाएंगे? 2। मल्टीपल डिविजन्स आगे से आगे होती रहती है। सर डीएनए दोनों का सब होता है तो सेम। हाँ डीएनए सर हर सेल का सेम होगा, आपकी बॉडी के जितने वो है सब सेम है। अच्छा एक उसमें रह गया था बच्चे, ह्यूमन सेल में लिख लो, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। कितने पेयर्स होते हैं बच्चे? 23 पेयर्स होते हैं। हमारे क्रोमोसोम सिंगल नहीं होते, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर होता है, आगे पढ़ेंगे जैसे 10th में पढ़ेंगे, 46 होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? टाइम हो गया ना। अच्छा होमवर्क लिखो बच्चे, घर से बना के लाने हैं बेटा। डायग्राम किस किस का? सबसे पहले न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड गिव 3 डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चे साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज होती है। ठीक है, वैसे तो आप 3-4 चैप्टर के बाद एक चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या देता है साइटोप्लाज्म? एक तो देता है ग्लूकोज, दूसरी क्या चीज देता है? ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना के दे देता है बच्चे? एनर्जी। और क्या रिलीज कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुल जाती है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से होती हुई बाहर आ जाती है। ठीक है, अंदर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स अंदर वाला है। जैसे बच्चे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जैसे मैट्रिक्स है, ये ग्राउंड मटेरियल होता है ना। जैसे खीर के अंदर दूध है ना, तो आप मेन तो खीर में दूध को नहीं, हम क्या कहते हैं? किसकी खीर बनी है? चावल की, सेवियां की। कभी हम कहते हैं दूध वाली खीर बनी है, क्योंकि दूध तो है ही ना उसमें, ग्राउंड मटेरियल तो होगा ही होगा। तो मैट्रिक्स को नहीं मान रहे, हम किसको कंसीडर करते हैं? इनर मेम्ब्रेन, आउटर। न्यूक्लियोप्लाज्मा नहीं गिन रहे हैं, उसमें क्या है? न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। साइटोप्लाज्म को ज्यादा नहीं काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, न्यूक्लियस, इन सब चीजों। ठीक है, तो कल ये होमवर्क पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं है, देख के बनाओ, बिना देखे, क्योंकि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में से एक डायग्राम पक्का पेपर में आना ही आना है। ठीक है।